प्यारे बच्चों, हम आज आपको वरुण सर क्लासेस के यूट्यूब मंच पर आपको इस चैप्टर परमाणु एवं नाभिक से अवगत कराएंगे। यह प्यारे बच्चों यह 8 नंबर का है। यह दोनों पे, हालांकि किताब में इसको 2 पार्ट परमाणु को अलग किया है, नाभिक को अलग कर दिया है, लेकिन दोनों यूनिट में जो है यह 8 मार्क्स का है बेटा। और निश्चित है कि जितना पढ़ाया जाएगा बेटा उसी के अंदर से आएगा और आपको संपूर्ण जानकारी हो जाएगी। देखिए, यह परमाणु एवं नाभिक से संबंधित जानकारी हम आपको बता दे रहे हैं। यह 3 यूनिट में 3 लेक्चर में इसको हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आइए हम रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग बता दें। सिलेबस का पहला चीज़ है बेटा कि अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग है क्या बेटा? रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने सन 1911 ईस्वी में सोने की एक पतली पन्नी लेकर रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने सन 1911 ईस्वी में सोने की एक पतली पन्नी लेकर उस पर अल्फा कण का तीव्र बौछार कराया। प्यारे बच्चों, यह अल्फा कण जो था यह धनावेशी था बेटा, और इस पर अल्फा कण का तीव्र बौछार कराया तो उन्होंने देखा कि परमाणु, इसमें देखा कि अधिकांश उन्होंने 3 तरह के प्रयोग में पाए। अपने प्रयोग में 3 चीज़ें पाए। पहला कि अधिकांश अल्फा कण बाहर निकल गए, हम यहाँ लिख दिए हैं बेटा कि अधिकांश अल्फा कण बाहर निकल गए। और दूसरा, कुछ अपने मार्ग से विचलित हो गए, यानी अपने रास्ते से घूम गए। और तीसरी स्थिति उन्होंने यह बताया बेटा, देखा कि कुछ अल्फा कण जिस मार्ग से गए थे, जिस मार्ग से अल्फा कण गए थे और उसी मार्ग से वापस आ गए। यानी 3 प्रयोग करते समय इन्होंने 3 चीज़ों को पाया। पहला कि अधिकांश अल्फा कण बाहर निकल गए, कुछ अपने मार्ग से विचलित हो गए बेटा, कुछ जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से वापस चले आए। तो इन तीनों चीज़ों पर बेटा, तीनों प्रयोग पर इन्होंने 3 अपना निष्कर्ष निकाला। पहला कि अधिकांश अल्फा कण बाहर निकलने का मतलब इन्होंने बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। फिर से सुन लो बेटा कि अधिकांश अल्फा कण बाहर निकलने का मतलब उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। कुछ अपने मार्ग से विचलित हो गए। उन्होंने यह बताया कि अल्फा कण धनावेशित है और अल्फा कण के समान में बीच में कोई एक सूक्ष्म भाग है जो धनावेशित है, जिसकी वजह से वह प्रतिकर्षण करते हुए, चूंकि इसका वेग अधिक था, वह अपने मार्ग से घूम गया। यानी अल्फा कण के समान कोई आवेश अर्थात धनावेश में है और सूक्ष्म स्थान है। यानी विचलित होने का अर्थ उन्होंने यह बताया कि परमाणु के बीच में अल्फा कण के समान कोई धनावेशित भाग है जो एक सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित है। तीसरी स्थिति उन्होंने यह बताया बेटा कि कुछ अल्फा कण जिस मार्ग से गए थे उसी मार्ग से वापस आने का मतलब उन्होंने बताया कि यह बीच में कोई सूक्ष्म भाग है जो ठोस है, जिसकी वजह से टकरा कर वह वापस चले आए। और इस बीच में ठोस भाग को उन्होंने नाभिक दिया, जहाँ पर इस नाभिक नाम दिया जो धनावेशित है, जहाँ पर परमाणु का समस्त भार केंद्रित होता है। इसमें लिख दिए हैं बेटा कि यह सूक्ष्म स्थान ठोस है जहाँ परमाणु का समस्त भार केंद्रित होता है, जिसे उन्होंने नाभिक नाम दिया। प्यारे बच्चों, यह पूरा परमाणु की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है। रदरफोर्ड ने पाया कि इस परमाणु को जो त्रिज्या है वह 10⁻⁻10 मीटर की कोटि का है और जो नाभिक की त्रिज्या है वह 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का है। यह बेटा रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग है बेटा। अब हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के विषय में बताएं बेटा। क्या है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल? देखिए बेटा, परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल क्या है? रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड ने सन 1911 ईस्वी में बताया कि
रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने सन 1911 में एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया जिसे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के नाम से जाना जाता है। इस मॉडल में रदरफोर्ड ने क्या चीज़ें बताई? रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु का समस्त धनावेशित भाग, रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने बताया कि परमाणु का समस्त धनावेशित भाग परमाणु के केंद्र पर स्थित होता है, जो 10⁻⁻15 की कोटि का होता है। और इसके बाहर, इस धनावेशित नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं, जो 10⁻10 की कोटि वाले त्रिज्या में वितरित होते हैं। और नाभिक की त्रिज्या 10⁻10 होती है बेटा। और यह जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह ऋणावेशित होते हैं, यानी कि धनावेशित की मात्रा जो है और ऋणावेशित की मात्रा बेटा आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। जितने धनावेश उतने ही ऋणावेश होते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है तो यह इसको आवश्यक अभिकेंद्र बल नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच प्राप्त होता है। कोई भी अगर वस्तु है, अगर वृत्ताकार मार्ग में बेटा चक्कर लगाती है तो उस पर एक आवश्यक अभिकेंद्र बल लगता है। उस पर एक आवश्यक जो होता है, कोई चीज़ वृत्ताकार गति करती है उसकी चाल जो होती है, दिशा लगातार बदलती जाती है, इस पर एक अभिकेंद्र बल लगता है। तो हम ये बता दें आपको कि जो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच एक अभिकेंद्र बल लगता है और जो स्थिर वैद्युत, यहाँ पर लिखे हैं बाबू, वितरित स्थिर वैद्युत बल से प्राप्त होते हैं। अगली स्थिति में है जो इसका परमाणु मॉडल का मेन निष्कर्ष क्या है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। दूसरा, परमाणु का समस्त धनावेशित परमाणु के केंद्र में स्थित होता है, अर्थात नाभिक में स्थित होता है बेटा। और नाभिक के बाहर 10⁻10 मीटर की कोटि की त्रिज्या में इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। यही है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो अपने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से इन्होंने बताया था। और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल में कमियां कुछ पाई गई। वह कमी क्या था? रदरफोर्ड ने परमाणु के अस्तित्व की व्याख्या करने में असफल रहे। रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक परमाणु के अस्तित्व की व्याख्या करने में असफल है। अब अस्तित्व की बात हम बता दें प्यारे बच्चों। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर कोई चक्कर लगाएगा तो समस्त ऊर्जा वह धीरे धीरे ऊर्जा को अपने खो देगा। जब उसका ऊर्जा की मात्रा कम होती जाती है तो उत्तरोत्तर वह नाभिक, जो उसकी त्रिज्या जो होगी, जो घूमने वाली त्रिज्या होगी, वह कम होती जाती है। अंत में इलेक्ट्रॉन या नाभिक पर गिर जाएगा और समस्त इसको नष्ट कर देगा। यह स्थिति ये हो जाएगी। इसके विषय में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने नहीं बताए और इसी को पहला कमी मान लिया गया कि परमाणु के अस्तित्व की व्याख्या करने में असफल रहे। और दूसरी स्थिति कि रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी नहीं कर सके, और इन्होंने रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सके। यही रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में बेटा कमी है। फिर से देख लीजिए, परमाणु मॉडल में कमियां क्या थी? परमाणु के अस्तित्व की व्याख्या करने में ये असफल रहे और रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी नहीं कर सके। अब ये परमाणु अस्थायित्व के विषय में हम आपको बता दिए कि इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाएगा। चक्कर लगाते लगाते वह सब ऊर्जा बंडलों और पैकेटों के रूप में निकलकर जब ऊर्जा उत्तरोत्तर कम होती जाती है तो नाभिक की त्रिज्या भी बेटा उत्तरोत्तर कम हो जाएगी। अंत में यह नाभिक जो है, इलेक्ट्रॉन नाभिक पर गिरकर समस्त परमाणु के अस्थायित्व को, ये नाभिक को क्या कर देगी? नष्ट कर देगी। इसके विषय में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने नहीं बताया था। प्यारे बच्चों, बोहर का परमाणु मॉडल क्या है? बोहर के परमाणु मॉडल के विषय में बता दें हम कि बोहर नामक वैज्ञानिक ने, यानी बोहर एटॉमिक मॉडल्स क्या है? बोहर नामक वैज्ञानिक ने सन 1913 में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के कमियों को दूर करने के लिए मैक्स के क्वांटम सिद्धांत का सहारा लेकर
इसको दूर किया। फिर से सुन लो प्यारे बच्चों, बोहर नामक वैज्ञानिक ने रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल में कमियां थी उसे दूर करने के लिए मैक्स के क्वांटम सिद्धांत का सहारा लेकर इस कमी को दूर किया और इसके आधार पर उन्होंने 3 नियम प्रतिपादित किए, 3 नियम बताए और 3 परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। और तीनों परिकल्पनाएं क्या हैं? पहली परिकल्पना मेरे बाबू, मेरे प्यारे बच्चों, यह थी कि बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिसका कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम जो है h/2 पाई के पूर्ण गुणक होता है। फिर से सुन लो बेटा, बोहर नामक वैज्ञानिक ने जो परिकल्पनाएं प्रस्तुत की थी अपने मॉडल में, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिसका कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम जो है h/2 पाई का पूर्ण गुणज हो। और इससे यह स्पष्ट होता है कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही घूम सकते हैं जिसमें h/2 पाई का पूर्ण गुणज जिसका कोणीय संवेग होता है। और जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूम सकते थे उन्होंने उसका नाम अस्थायी कक्षाएं रखा, जिसमें जो h/2 पाई का पूर्ण गुणज है उन्होंने उन कक्षाओं का अस्थायी कक्षाओं का नाम दिया। दूसरी स्थिति क्या है बेटा? जब इलेक्ट्रॉन अस्थायी कक्षाओं में घूमते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। जब इलेक्ट्रॉन अस्थायी कक्षाओं में घूमते हैं तो यह ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते और यह अभिकेंद्र त्वरण के कारण इसके परमाणु का अस्तित्व बना रहता है ताकि यह आकर किसी के नाभिक पर गिर न जाए, उत्तरोत्तर कक्षाओं को छोटी न करें और जाकर नाभिक पर गिर के संपूर्ण परमाणु को नष्ट कर दें, यह न हो सके। इसलिए यह नाभिक के और इलेक्ट्रॉनों के बीच एक अभिकेंद्र बल के कारण परमाणु का अस्तित्व बना रहता है। तीसरी स्थिति है बेटा कि जब परमाणु को किसी कारणवश बाहर से ऊर्जा मिलती है, जब परमाणु को किसी कारणवश बाहर से ऊर्जा मिलती है तो उसका कोई भी इलेक्ट्रॉन वह अपने ऊंचे ऊर्जा स्तर में चला जाता है। फिर से इसको सुन लीजिए बेटा, जब परमाणु को किसी कारणवश बाहर से ऊर्जा मिलती है, तो वह इलेक्ट्रॉन जो होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अपना ऊर्जा स्तर छोड़ के वह ऊंचे ऊर्जा स्तर में चला जाता है। और जब अपनी कक्षा छोड़कर वह ऊंची ऊर्जा स्तर में चला जाता है तो इस स्थिति को हम उत्तेजित अवस्था कहते हैं। इस स्थिति को प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं? उत्तेजित अवस्था कहते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है 10⁻⁸ सेकेंड तक रहकर पुनः वापस चला आता है और आने के बाद एक आवृत्ति या E2-E1/h आवृत्ति की वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित करता है, जहां E2 है उच्च ऊर्जा स्तर और E1 जो है बेटा वह निम्न ऊर्जा स्तर है और H जो है प्लांक कांस्टेंट है। एक बार फिर से सुन लीजिए प्यारे बच्चों, यह बोहर का परमाणु मॉडल क्या है? बोहर का परमाणु मॉडल, बोहर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के कमियों को दूर करने के लिए मैक्स के क्वांटम सिद्धांत का सहारा लेकर इन कमियों को दूर किया और उन्होंने बताया और इस पर उन्होंने नई परिकल्पनाएं दी। पहली स्थिति है कि बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। और दूसरी स्थिति है कि जब इलेक्ट्रॉन अस्थायी कक्षाओं में घूमते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते।
और अभिकेंद्र त्वरण के कारण परमाणु का अस्तित्व बना रहता है। जब परमाणु किसी कारणवश परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिलती है तो उसमें का कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश कर जाता है, वहाँ पर 10⁻⁸ सेकेंड तक रहकर पुनः वापस चला आता है। उन कक्षाओं को इस अवस्था को हम उत्तेजित अवस्था कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होता है यह म्यू इक्वल टू E2 - E1 अपान H आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित करता रहता है। देखो प्यारे बाबू, उत्तेजन तथा आयनन विभव, एक्सिटेशन एंड पोटेंशियल आयनाइजेशन हम बता दें क्या होता है बेटा। परमाणु का उत्तेजन विभव पहले बता दें क्या होता है। उत्तेजन विभव वह न्यूनतम त्वरक विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे सके, वह न्यूनतम त्वरक विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे सके कि वह इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से टकराने पर उसे उत्तेजित कर सके, तो इस ऊर्जा को हम उत्तेजन विभव कहते हैं। और बेटा, और परमाणु का आयनन विभव क्या है। परमाणु का आयनन विभव वह न्यूनतम त्वरक विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे सके कि वह परमाणु को आयनित कर दे। फिर से सुन लीजिए, वह न्यूनतम त्वरक विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे सके कि वह परमाणु को आयनित कर सके, परमाणु का आयनन विभव कहलाता है। यह है बेटा परमाणु का आयनन विभव। और हम उत्तेजन विभव के विषय में आपको बताए। इस परिभाषा को आप एक बार पुनः सुन लीजिए बेटा। उत्तेजन तथा आयनन विभव के विषय में इंपॉर्टेंट है, वह न्यूनतम त्वरक विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे सके कि इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से टकराने पर उसे उत्तेजित कर सके, तो यह ऊर्जा को हम उत्तेजन विभव कहते हैं। और परमाणु का आयनन विभव क्या होता है। वह न्यूनतम त्वरक विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे सके कि वह परमाणु को आयनित कर दे, अर्थात परमाणु को आयनित कर सके, तो इसे हम परमाणु का आयनन विभव कहते हैं। प्यारे बच्चों, जो ये है स्थिति विभव के बाद हम आपको ये मुख्य हेडिंग है बेटा जो सिलेबस में है। पहला है नाभिक की संरचना, परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, इससे भी थोड़ा अवगत करा दें क्योंकि यह नाभिक की संरचना से संबंधित है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार में संबंध, परमाणु के न्यूक्लियनों के विषय में जानकारी, समस्थानिक एवं इनके गुण, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध और द्रव्यमान क्षति, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, बंधन ऊर्जा, और साथ ही साथ द्रव्यमान संख्या के साथ कैसे परिवर्तन होता है इसके विषय में, और नाभ की स्तनलन और नाभ की विखंडन के विषय में आपको बताएंगे बेटा। सबसे पहले हम नाभ की संरचना बता दें। नाभ की संरचना की स्थिति में क्या है। नाभिक, देखिए किसी भी परमाणु में के बीच में नाभिक पाया जाता है बेटा। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। पहले हम नाभिक की संरचना के विषय में बता दें। परमाणु में मुख्य रूप से 3 मुख्य कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन ध्यान रहे बेटा कि इसमें इलेक्ट्रॉन का उल्टा पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, मेसान, पाई मेसान, बहुत कुछ पाया जाता है इस परमाणु में। लेकिन मुख्य रूप से यही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। लेकिन अल्फा कण जो होता है यह परमाणु में नहीं पाया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि लिख देगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा अन्य चीज़ों के विषय में और लिख देगा अल्फा कण कौन भिन्न है। तो अल्फा कण भिन्न है क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसान, पाई मेसान, ये सब जो है यह परमाणु का
एक अंश है, लेकिन अल्फा कण नहीं है। जो भिन्न होगा इस पर सवाल भी 1 नंबर का पूछ देता है। अच्छा, विकल्प वाला। अब आइए बेटा हम इसके विषय में आपको बता दें क्या है। परमाणु के नाभिक में बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पर धन आवेश पाया जाता है और न्यूट्रॉन जो होता है बेटा उदासीन होता है। यहाँ कट कर दिए हैं, इस पर कोई आवेश नहीं पाया जाता है। ये चीज़ पूर्व ज्ञान से संबंधित है बेटा। और यहाँ पर किसी भी परमाणु में और इलेक्ट्रॉन जो होता है यह नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है। इस पर जो आवेश माइनस आवेश पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 × 10⁻⁻19 और प्रोटॉन पर उतना धन आवेश पाया जाता है × 10⁻⁻19 कूलाम। अब इतनी चीज़ की जानकारी आप पूर्व ज्ञान से जानते हैं बेटा। और एक चीज़ और बता दें कि किसी भी परमाणु में यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन En = Pn, इसका मतलब जब समझ लीजिए बेटा क्या है, इलेक्ट्रॉनों की जितनी संख्या होगी उतना प्रोटॉनों की संख्या होगी। ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन = नंबर ऑफ प्रोटॉन। और जो परमाणु के नाभिक में पाया जाता है, न्यूक्लियस में, एन से न्यूक्लियस लिख दिए हैं, नाभिक में लीजिए इसको पूरा लिख दे रहे हैं। नाभिक में क्या क्या पाया जाता है बेटा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को हम बेटा परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक कहते हैं बेटा, परमाणु क्रमांक। यानी किसी नाभिक में जितना प्रोटॉनों की संख्या होगी यानी धनावेशों की संख्या होगी वही परमाणु क्रमांक। उस किसी भी परमाणु में जितना प्रोटॉनों की संख्या होगी यानी प्रोटॉनों की संख्या जितना होगी या धनावेशों की संख्या जितना होगी वही परमाणु क्रमांक होता है, या परमाणु क्रमांक। अब इसमें एक चीज़ और है बेटा, और पूरे नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। यदि यहाँ एटॉमिक वेट जो परमाणु भार होता है, परमाणु भार या इसी को द्रव्यमान संख्या भी बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या, किसी भी परमाणु में का परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या जो होता है वह प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों के योग के बराबर होता है। यह प्रोटॉनों, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉनों के योग के बराबर होता है बेटा। दूसरी स्थिति है कि धनावेशों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक, यही प्रोटॉनों की संख्या होती है। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जितने पाए जाते हैं उतना प्रोटॉन पाए जाते हैं। और न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए यहाँ देखिए, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए बेटा न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल टू यानी परमाणु भार चाहे द्रव्य, इसी को हम परमाणु भार, इसी को हम द्रव्यमान संख्या भी लिख सकते हैं, माइनस प्रोटॉनों की संख्या यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर हम परमाणु भार में से प्रोटॉनों की संख्या निकाल लेते हैं तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाती है। तो यानी स्थिति ये पूर्व ज्ञान से संबंधित है, इसलिए हम इसको गति तेज कर दिए। ये पूरे नाभिक की स्थिति है। अब इसके बाद हम थोड़ा इसको मिटा दें, थोड़ा नाभिक के विषय में बता दें बेटा। किसी भी परमाणु का नाभिक में जितना प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या अधिक होगी वह नाभिक उतना ही भारी होता है। तो हम यहाँ इसको मिटाकर एक चीज बता दें, देखिए स्थिति क्या बनती है। देखिए स्थिति इसमें बनती है बेटा कि किसी भी नाभिक की त्रिज्या, किसी नाभिक की त्रिज्या उसके परमाणु क्रमांक पर, इसको हम एक मिनट, हाँ देखिए बेटा अब हम इसके विषय में थोड़ा समझा दें प्यारे बच्चों। किसी भी नाभिक की त्रिज्या r, नाभिक की त्रिज्या इस परमाणु के परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करती है। क्या होता है बेटा, हम ये कह सकते हैं कि r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a 1 पर पावर होल टू द पावर 1/3।
हम एक परिभाषा बन जाता है ये, किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या है उसके परमाणु भार के 1/3 पावर के अनुक्रमानुपाती होती है। लेकिन इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं बेटा दूसरे तरह से कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए लिख के बेटा इसको देखो हम लिख दिए यह। हम एक चीज़ बता दें, यक्स पावर अगर यक्स यहाँ देखिए 1/2 है तो इसको अंडर यक्स लिखा जाता है बेटा। यक्स पर 1/3 है तो यक्स और यहाँ करणी घात 3 जिसे हम घनमूल बोलते हैं, इसे वर्गमूल बोलते हैं। यक्स पर पावर 1/4 होगा बेटा तो यहाँ यक्स रूट पावर 4 हो जाएगा। तो ये चीज़ हम अवगत करा दे भाई तो सब हो सकता है कि कुछ बच्चा नहीं जानते हैं, सीख लेंगे। देखिए इसी जगह से हम कहते हैं किसी भी परमाणु की नाभिक की जो त्रिज्या है उसके परमाणु क्रमांक के घनमूल के, देख बेटा ये घनमूल है, उसके घनमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये चीज़ दोनों सेम है। किसी भी परमाणु की त्रिज्या जो होती है, परमाणु नाभिक की त्रिज्या, उस परमाणु के परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या के घनमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। यहाँ पर इसको हटा देते हैं बेटा, R = R0 लिख देते हैं। ये चीज़ दिखने में थोड़ा फुहर लग रहा है, इसी को लिख देते हैं बेटा A पर पावर 1/3। यहाँ पर एक चीज़ बनता है, जहाँ R0 है, जहाँ R0 एक नियतांक होता है जिसका मान 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर होता है, या इसी को कह सकते हैं बेटा कि 1.2 फर्मी। एक फर्मी बराबर बेटा होता है, लिख दें एक फर्मी = 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ 1.2 × 10⁻⁻ इतना है, तो हम यानी R0 का मान जो है वह 1.2 फर्मी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक निष्कर्ष निकला, किसी भी परमाणु की त्रिज्या जो होती है, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या, उस परमाणु के द्रव्यमान संख्या के घनमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जितना अधिक उसमें द्रव्यमान संख्या होगा ये का मान, वह नाभिक उतना ही बड़ा होगा। और इसके विषय में अब हम आपको बता दें, जैसे जैसे नाभिक आकार बड़ा होता है बेटा, उसी तरीके से आकार वह उतना ही अस्थायी होता जाता है। अब इसके विषय में चर्चा करेंगे। पहले हम द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से संबंधित जानकारी बेटा हम आपको इतना चीज़ बता दिए। न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकाली जाती है, प्रोटॉन क्या होता है, द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या को जब जोड़ दिया जाता है तो द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार निकल जाता है। इतना चीज़ की बेटा हम जानकारी आपको बता दिए। अब हमको परमाणु के न्यूक्लियनों की संख्या बता दे। इसी जगह किसी भी जैसे परमाणु है बेटा, ये सोडियम मान लीजिए, सोडियम का है, ये सोडियम का, सोडियम में यहाँ 11 इसका परमाणु क्रमांक होता है, 23 परमाणु भार होता है। प्यारे बच्चों, इसी को द्रव्यमान संख्या बोलते हैं बेटा। सोडियम की बात चर्चा हम कर रहे हैं। सोडियम का ये परमाणु क्रमांक जो है, परमाणु क्रमांक 11 है, यानी En = Pn = परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक जो है यह 11 है, किसका, सोडियम के लिए। यहाँ लिख दिए, यह सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की सोडियम के में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है यह 11 है, प्रोटॉनों की संख्या भी 11 है, इसी को धनावेशों की संख्या भी 11 है और परमाणु क्रमांक भी 11 है। लेकिन परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कितना है, यह 23 है। यानी द्रव्यमान संख्या बेटा यह 23 है, 23। अब इसमें अगर न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना होगा, ये देखिए पूर्व ज्ञान से संबंधित है इसलिए थोड़ा स्पीड कर दे रहे हैं इसको। न्यूट्रॉनों की संख्या जो है, न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल टू, यानी द्रव्यमान संख्या
द्रव्यमान संख्या माइनस इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिख दो, चाहे प्रोटॉनों की संख्या लिख दीजिए, चाहे परमाणु क्रमांक लिख दीजिए। तो यहाँ हम परमाणु क्रमांक या धनावेशों की संख्या लिख दीजिए, बात एक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 23 माइनस 11 इक्वल टू 12। अब इस सोडियम के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 11 और न्यूट्रॉनों की संख्या 12 है बेटा। तो हम ये कहेंगे कि सोडियम के में न्यूक्लियनों की संख्या जो होगी, जितना इसके नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम किसी भी परमाणु के न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर जानते हैं। यानी जितना इसमें नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके होगा, वही उस परमाणु के नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या होगी। अर्थात सोडियम में न्यूक्लियनों की संख्या 23 होगी। तो हम न्यूक्लियनों की संख्या के विषय में आपको बता दिए बेटा। अब इसको मिटाकर हम समस्थानिक संभारिक के विषय में स्पीड से बता देते हैं। घिसा पिटा चीज है। देखिए बेटा, समस्थानिक के विषय में हम बता दें। समस्थानिक को हम आइसोमर्स बोलते हैं। सॉरी, देखिए गलत लिख दिया बेटा, आइसोटोप। आइसोटोप देखिए, इसी को समप्रोटॉनिक भी कहते हैं। समस्थानिक को आइसोटोप, इसी को समप्रोटॉनिक भी कहते हैं। अब समप्रोटॉनिक से भी परिभाषा बना सकते हैं और दूसरे ढंग से परिभाषा बना सकते हैं। देखिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसके परमाणु क्रमांक नीचे 1 1 1 है, परमाणु भार 1 2 3 है। तो एक ही तत्व है बेटा ना। यहाँ भी कार्बन कार्बन एक ही तत्व है, लेकिन 6 6 परमाणु क्रमांक जो नीचे वाला है समान है, परमाणु भार भिन्न भिन्न है। तो एक परिभाषा तो एक कह दिया, परिभाषा बनता है कि एक ही तत्व, पहला इस समस्थानिक है हाइड्रोजन के समस्थानिक, एक दूसरा कार्बन के समस्थानिक, एक ही तत्व जिसके परमाणु क्रमांक समान, एक ही तत्व जिसके परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। ये आप आगे लिख लीजिएगा, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक कहलाते हैं। अब इसमें होता है क्या बेटा, समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। यानी समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। एक याद कर लीजिए, इसी को हम समप्रोटॉनिक क्यों कहते हैं कि ये परमाणु क्रमांक है। हम बताए थे कि परमाणु क्रमांक को ही प्रोटॉनों की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलते हैं। तो परमाणु क्रमांक समान है, इसका मतलब कि प्रोटॉनों की संख्या समान है। एक ही तत्व जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान तथा परमाणु भार, नाभिक या द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। और समभारिक भी इसी जगह बता देते हैं। समभारिक मिटा के लिख दें, अच्छा ठीक है। समभारिक आइसोबस के विषय में क्या है बेटा, देखिए ये भिन्न भिन्न तत्व हैं, हाइड्रोजन है, हीलियम है। तो वे तत्व जिनके परमाणु भार समान तथा परमाणु क्रमांक, वे तत्व जिनके परमाणु भार समान तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, समभारिक कहलाते हैं। समभारिक, समभारिक समभारिक कहलाते हैं। इसमें देखिए बाबू, हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, लेकिन दोनों का परमाणु भार समान है और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है और तत्व भी भिन्न भिन्न है। एक ही तत्व समभारिक के लिए नहीं हो सकते हैं। उसमें समस्थानिक में एक ही तत्व होता है और समभारिक में भिन्न भिन्न तत्व होते हैं। यह कार्बन नाइट्रोजन है, इसका 6 इसका 7 परमाणु क्रमांक है, लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं।
तो ये आप जान गए कि वे तत्व जिसके परमाणु क्रमांक परमाणु भार समान तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं समभारिक कहलाते हैं। सम न्यूट्रॉनिक भी लिख दिए हैं बेटा। सम न्यूट्रॉनिक वे तत्व जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। परिभाषा लिख देते हैं इसको भी। वे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, क्या कहलाते हैं? सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे प्यारे बच्चों ये है लिथियम है बाबू, ये लिथियम है। लिथियम का यहाँ परमाणु क्रमांक 3 होता है और परमाणु भार 7 होता है। और बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है और परमाणु भार 8 होता है। तो देखिए लिथियम में न्यूट्रॉनों की संख्या लिथियम में न्यूट्रॉनों की संख्या बेटा कितनी है? यानी 7 - 3 = 4। और इसमें भी न्यूट्रॉनों की संख्या 8 - 4 = 4। यानी इसमें भी 4 न्यूट्रॉन है, इसमें भी 4 न्यूट्रॉन है। तो यह दोनों लिथियम और बेरियम क्या कहलाएंगे? सम न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। फिर से देख लीजिए, लिथियम का परमाणु क्रमांक बेटा 3 है और परमाणु भार 7 है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक हो जाएगा, अर्थात 4 हो जाएगा। इसमें भी 8 - 4 = 4 होगा। तो न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो गई, इसलिए लिथियम और बेरियम क्या है? सम न्यूट्रॉनिक है। एक चीज़ और स्थिति है बेटा, ए जैसे सोडियम है। सोडियम में परमाणु भार 23 और परमाणु क्रमांक 11। और मैग्नीशियम का जो है यह परमाणु भार 24 और परमाणु क्रमांक 12 है। तो 23 - 11 = 12 हो जाएगा। यानी 23 - 11 = ये हो जाएगा 12। और इसमें भी बेटा हो जाएगा 24 - 12 = 12। इसमें भी न्यूट्रॉनों की संख्या 12 और इसमें भी न्यूट्रॉनों की संख्या 12। तो सोडियम और मैग्नीशियम दोनों सम न्यूट्रॉनिक होंगे। तो सम न्यूट्रॉनिक के विषय में भी बेटा आप जान गए। अब हम ये द्रव्यमान ऊर्जा, एक चीज़ और बता दे बेटा। देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दूसरे हमारे लेक्चर में द्रव्यमान ऊर्जा से संबंधित ढंग से द्रव्यमान ऊर्जा, द्रव्यमान क्षति, बंधन ऊर्जा, एक सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर बेटा 5 नंबर 4 नंबर कहा जाता है, वह हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम ऊर्जा स्तर से संबंधित लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड के विषय में एक हमारा जो वीडियो होगा वह शेष इसका और क्या कहते हैं परमाणु उसका हाइड्रोजन के ऊर्जा स्तर से संबंधित अलग वीडियो में होगा। हम यहाँ पर समाप्त करते हैं बेटा, और दूसरे वीडियो में भी इसको आप देख सकते हैं। यही है। और वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो ये याद कर लीजिए बेटा कि एक अध्यापक के तरह हमारी पढ़ाई है, न कि कोई फिक्स चीज़ है बोर्ड पर हम लिखते हैं, बोर्ड पर पढ़ाते हैं। और आदत भी नहीं है, उस सब चीज़ की आदत भी नहीं, बनना भी बड़ा कठिन काम है। और हम एक अध्यापक की तरह, जो अध्यापक हैं अनुभव के आधार पर आदमी बताता है। अगर आप इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हर चीज़ की पढ़ाई लगभग मिलती जाएगी और ढंग की पढ़ाई मिलेगी। तो हम परीक्षा के संबंधित है इसलिए तेज़ी से पढ़ा दिए। एक एक टॉपिक पर 25-25, 20-20 मिनट की पढ़ाई है। ये तो एक सरसरी नज़र से आदमी बता दिया है बेटा।